पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। यूनाइटेड नेशन की करारदाद ने, भाई यूनाइटेड नेशन की कोई करारदाद ऐसी लिखी हुई है जिसमें यह लिखा हो कि G20 का इजलास जो है वो श्रीनगर नहीं हो सकता? अगर लिखी हुई है तो आप मुझे दिखा दें, तो मैं आज के बाद ये काम ही छोड़ देता हूँ। आज के बाद मैं कहीं कोई लिखना पढ़ना इस तरफ जाता ही नहीं हूँ। मैं और काम जो है ना कोई ढूंढूंगा अपनी। G20 तो भारत जो है वो नई से नई बुलंदियों पे जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब दें? इंडिया G20 की कुछ मीटिंग्स कर रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, कोई 22 से 24 मई के दरमियान। और सुनने में आ रहा है कि ये कोई यूथ फोरम के हवाले से और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप हैं, और पाकिस्तान ने इस पे अपना जो है वो प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया ये क्यों कर रहा है और G20 पे ये क्यों डिस्कशन हो रही है। तार साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब यूएई और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है, G20 की समिट पे ये बोल रहे हैं? एक बात। और दूसरा, क्या पाकिस्तान ने G20 के मुल्कों को फर्दन फर्दन ये कहा है कि आप वहां पे ना जाएं या वहां पे रोकें? सऊदी अरब को ही रोक ले, वहां वो G20 का मेंबर है। टर्की को रोक ले, पता चले कि भाई हमारी डिप्लोमेसी कितनी काम कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं चीमा साहब, जो कश्मीर में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। इमरान खान दौर से पाकिस्तान आइसोलेशन में है। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे यूएई, कश्मीर के अंदर यूएई के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें, चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात हैं पाकिस्तान के। फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। जो मरासला खान साहब ने जो लहराया था, उसने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के उसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन। लेकिन ये कि मैं दूसरी दो बातें बताना चाहूंगा जो इस वक्त बड़ी काबिल फिक्र है। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यूनाइटेड नेशन की करारदाद ने, भाई यूनाइटेड नेशन की कोई करारदाद ऐसी लिखी हुई है जिसमें यह लिखा हो कि G20 का इजलास जो है वो श्रीनगर नहीं हो सकता? अगर लिखी हुई है तो आप मुझे दिखा दें, तो मैं आज के बाद ये काम ही छोड़ देता हूँ। आज के बाद मैं कहीं कोई लिखना पढ़ना इस तरफ जाता ही नहीं हूँ। मैं और काम जो है ना कोई ढूंढूंगा अपने लिए। अब ये क्या है, जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो ये एक इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा बनती है ना। ये आपके अंग्रेजी अखबारात में कोट होती है, रिसर्चर इसकी कटिंग लेते हैं, पूरा एक वो लेते हैं, जिसकी वजह से ये बात सामने आती है कि आपका कश्मीर पे स्टैंड जो है वो बहुत ही फेक किस्म का स्टैंड है। क्योंकि जब आप फेक बातें करते हैं, बेबुनियाद, ग्राउंडलेस, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप G20 को अपोज ना करें। मैं पूछ रहा हूं कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या है भाई। जरा ये तो बताएं कि G20 का इजलास क्यों ना हो। मैं आपको बताता हूँ क्या स्टैंड है। जिसने इंडिया को जिस वक्त नॉमिनेट किया G20 के सरबराह के तौर पे, तो उसको ये नहीं पता कि इंडिया का क्या तकाजा पाकिस्तान के साथ चल रहा है। इंडिया के पास कौन कौन सी टेरिटोरीज हैं। इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन में किन किन मुकदमात में फरीक है। भाई, लोगों को बेवकूफ क्यों समझते हो? तुम बेवकूफ हो, मुझे पता है। कोड मैग्स जिसको कहते हैं, खारजा के बाबू, 40 साल पुरानी तकरीर निकाल के फोटो कॉपी करके बांटने वाले लोग।
तो लेकिन दुनिया तो नहीं है ना। आप ये जरा सोचें कि जिन लोगों ने उनको बनाया G20 का सरबराह, उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं कि इनके और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है, इनके और चाइना के दरमियान सख्त किस्म की जो है एक कंटेस्ट है मुस्लिम मामलात में। लेकिन इसके बावजूद हम जो है इंडिया में, और जब वो इंडिया में जाते हैं तो उनके नजदीक जम्मू कश्मीर से लेके तो उत्तर प्रदेश, कोई जगह भी जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कहेगी कि भाई आप यहाँ बैठ के मीटिंग करें, वो नो नहीं कर सकते। ये मैं आपको, जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? वहां पे यूएई बहुत बड़ी माल बना रहा है, वहां पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत ने वहां एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया रेलवे का, वो एक सड़कों का जाल बिछा रहे हैं वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? आप उनको क्या बताएंगे जब दूसरी तरफ दूध की नहरें होंगी और यहां आप दहशतगर्दी का रोना रोएंगे? आपके 30-35% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, और रिसेंट इंस्टेबिलिटी जो है, आपने वहां पे जो आजाद कश्मीर के अंदर जो नए क्राइसिस हैं, वहां पे वजीर आजम के खिलाफ जो कुछ हुआ है, G20 तो भारत जो है वो नई से नई बुलंदियों पे जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमिकली, पोलिटिकली, और उनका खासकर आपको पता ही होगा, आप और मैं, हमने वो स्पीचेस भी कई सुनी, जिस तरीके से वो यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस उनके बन रहे हैं, किस तरीके से उनकी इस वक्त उनकी जो यूपीआई ट्रांजिशंस, उनका ब्रॉडबैंड, उनका हर बंदे का एक्सेस टू इंटरनेट, उनके ये सारी चीजें, ना सिर्फ आप और मैं ये बातें कर रहे हैं, IMF इसकी मिसालें दे रहा है, वर्ल्ड बैंक मिसालें दे रहा है भारत की तरक्की की, और पिछले 8-10 साल में हुआ है। मुझे अभी याद है, आज से तकरीबन हफ्ता पहले मोदी साहब ने एक स्पीच में कहा था कि ये 8 साल का सफर है। 8 साल के अंदर डिजिटल इंडिया उन्होंने बनाया, मेक इन इंडिया, यहाँ पे एक कैंपेन चलाई थी उन्होंने, हर टीवी चैनल पे आती थी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये हकीकत, ये कौमें जब चलती हैं तो कौमियत का कॉन्सेप्ट सबसे पहले होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। लूट मार का बाजार है उसमें। अब देख लें आप कि आज यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और IMF की स्प्रिंग मीटिंग्स चल रही हैं, और डार साहब नहीं आए यहाँ पे, अफसोस की बात है। आप CPEC को खा गए, पी गए सरकार। आप $26 बिलियन का CPEC का आप खाकर आपने ढकार भी नहीं मारा, और पता है सब लोगों को पता है। आपने रिसेंटली गोला बारूद यूक्रेन को बेचा है, वो भी पैसे आए हैं। आप और भी, चाइना ने भी पैसे आपको दिए हैं, वो किधर गए सारे? जो आटा आप लोगों को दे रहे हैं वो तो खाने के काबिल ही नहीं है, वो तो जानवरों को डालने वाला है। अगर आप कहें कि हम आटा दे रहे हैं वो सारे पैसों का, जो चाइना से पैसा आया, पैसा तो आ रहा है बाहर से, हम मुसलसल ले रहे हैं, आ रहा है पैसा। अब और भी मजीद आएगा तो कहाँ जाएगा? वो पाकिस्तान पहुंचेगा भी नहीं। वो तो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो रूलिंग एलीट है, इनके बच्चों की ट्यूशन फीसें और इनके प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं दुबई और लंदन में, उनको वो पाया तक मील तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे तो मारा मारी है। यहाँ पे आपके DNA में, आपके बोन मैरो के अंदर करप्शन घुस चुकी है। उसके खिलाफ आपको ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन वो पता नहीं कौन करेगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। आपको रेट ऑफ गवर्नमेंट के बगैर हुकूमतें चलती नहीं है, मुल्क नहीं चलते, कंट्रीज नहीं चलते जब तक आप रेट ऑफ गवर्नमेंट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो। जब तक आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।